कहाँ तक जाना चाहिए, क्योंकि दिक्कत ये है ना कि जहां तक जानकारी कभी कभी ज्यादा ज्ञान भी ये धोखा दे जाता है। मैं हाँ अगर आपको बोलने का मौका दिया जाता है तो आप बोलिए, जब तक बोलिए जब तक वो क्वेश्चन ना आपको पुट कर दे। और नहीं तो अमूमन वो दो और चार अगर आप लाइन आप बोलेंगे तो वो तुरंत ही और अगर क्वेश्चन आप नया भूल कर देते रहे हैं, मानते हैं कि आप लगता है कि इनफ हो गया, आप मुस्कुरा के वहां चुप हो सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। अच्छा जैसे ठीक आपने है। 2-4 लाइन अच्छे से बता दिया, तो आई आप थिंक कहते कि ये सर बस क्वेश्चन मुझे जो है इतना ना ही आपसे आता पूछा है। जाएगा, इस क्वेश्चन का एंड नहीं है। यू हैव लॉट्स ऑफ हाँ पॉइंट्स टू स्पीक। ऐसे क्वेश्चन के अंदर क्या है, अगर आप चुप होते हो तो आप ये शो करते हो कि मुझे इतना ही पता है। मैं इसीलिए पूछ रहा था। आई सजेस्ट, अलका की बात सही है कि आपको ना इस क्वेश्चन के अंदर इतना बोलना चाहिए जब तक इंटरव्यू नेक्स्ट क्वेश्चन ना पूछे, क्योंकि यही सर आपकी एक क्वेश्चन काबिलियत है शो करे। पीआरटी से। आई बिलीव ऐसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सर शाबाश। एक क्वेश्चन पीआरटी से। हाँ जी, ये रहे पीआरटी वाले मैडम, ये छुपे हुए ये बैठे। चलिए मैडम। मैम आप कौन सा मेथड यूज करेंगे पीआरटी एज ए पीआरटी लेवल में, मेथड पढ़ाने का? मैं बच्चों को यस। PRT। सर मैथ पढ़ाने का, जैसे कि मैं सेब सिखा रही हूँ, तो सबसे पहले मैं उनको, जैसे कि आप टिफिन में क्या क्या लेके आए, तो वो बच्चे बोलेंगे कि हम चपाती लेके आए या हम मैम पेस्ट्री लेके मेथड आए। क्या सर? मेथड पूछ रहे हैं, कौन सा मेथड से आप पढ़ाएंगे पीआरटी के बच्चे को? सर कोई भी क्या सब्जेक्ट हो, पढ़ाना वो है सर? जीवन से रिलेटेड है, जो मतलब कोई भी उनसे। सब्जेक्ट पढ़ाना है, बट सर मेथड इसमें समझाना मैम है। एक बात, जैसे क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं कौन सा मेथड से क्या पढ़ाएंगी, आप पूछे कौन सा मेथड, तो ऐसे तो बहुत सारे मेथड होते हैं पीआरटी में, आप ठीक कोई एक नहीं, मेथड ठीक समझे हर तो मैं किस एक समझ। एक के सेकंड। द्वारा पढ़ाएंगे बच्चों को। ठीक है, हिंदी में ही कैसे पढ़ाना है, कौन सा पहले मेथड यूज करेंगे? बताती हूँ। पहले उनको हाँ तो उदाहरण हिंदी में प्रस्तुत सुनिए, करेंगे, उनके सामने अगर उदाहरण आपको देंगे, पढ़ाएंगे। कविता पहले पढ़ानी है, उन्हें नहीं ए नहीं फॉर कविता, अच्छा एप्पल दिखाना है, बेटा ये एप्पल है, और बाद में उनको एप्पल लिखना बोलना मतलब ये सिखाना है। पहले हम उनको दिखाएंगे उस चीज को। सुनिए ना, वहां पे ये यस सर। एक हाँ सेकंड मेरी बात बोलिए। सुनिए। जैसे हम इंटरव्यू में बैठे हुए हैं, वो हमसे पूछेगा कि आप पीआरटी के टीचर हैं, ठीक है, आप किस हम्म, मेथड से बच्चे को हिंदी पढ़ाएंगे, आप कैसे तो मैं पढ़ाएंगे ये नहीं बताती पूछा। हूँ। हाँ तो मेथड मैं बताती हूँ। अगर छोटा बच्चा है, कविता है, उसको गा के पढ़ाएंगे। अगर कहानी है तो उसको कहानी सुनाएंगे, पहले एक बार ओरल सुना देंगे, फिर उनसे मतलब बीच बीच में से थोड़ा थोड़ा पार्ट प्रत्येक बच्चे को दे देंगे कि यहाँ से तुम पढ़ोगे, यहाँ से तुम पढ़ोगे, बाकी लोग बैठ के सुनोगे। इससे सारे बच्चे इन्वॉल्व भी रहते हैं, उनको लगता है मेरा भी चांस आएगा। यही काम नाटक में भी होता है कि अगर उसमें 10 पात्र है, उसमें 10 बच्चों को हमने उठाया, सबको एक एक पात्र दे दिया कि ये पात्र हो जाएगा तो तुम इसको बोलोगे, और पूरा क्लास मुझे लगता है एंजॉय से पढ़ेगा और सुनेगा। और जैसे व्याकरण वगैरह हुआ, उसको थोड़ा सा, जैसे कि बहुत छोटे जो बच्चे होते हैं, तो उनको जैसे मैंने दिखाई, ये क्या है, ये बाउल है, इसका नाम क्या है, कटोरा, तो ये तो इसका नाम हुआ। तो ये क्या है, ढक्कन, तो ये भी इसका नाम हुआ। तो किसी भी वस्तु या तुम्हारा नाम जो है, तो वो संज्ञा होती है। तो ऐसे छोटे बच्चों को रिलेट करके उनसे पढ़ाया जा सकता है। हिंदी की ही मैं बात कर रही हूँ। सर ऐसे ही अगर दिनों के नाम पढ़वाने हैं या सिखाने हैं उनको, तो फिर पूछेंगे बेटा आज कौन सा दिन है, तुम्हारा जन्मदिन किस दिन हुआ था। तो ऐसे क्वेश्चन पूछ के, हम्म, ऐसे ही महीनों के नाम अगर वो करेंगे तो उनसे पूछ लेंगे तुम्हारा जन्मदिन कौन से महीने में, तुम्हारा रिजल्ट कौन से महीने में आया था, तुम्हारे एग्जाम कौन से महीने में हुए थे, अब कौन सा महीना चल रहा है, इसके बाद कौन सा आने वाला है, इससे पहले महीना कौन सा था। तो इस तरह से छोटे बच्चों को तो सर ऐसे पढ़ाना चाहेंगे। ये तो वो पढ़ाने का एक्चुअली मेथड तरीका का है। नाम पूछना चाह रहे हैं कि मेथड आप कौन सा इस्तेमाल करेंगे, उसका नाम बताइए, मुझे ऐसा लग रहा है वो जहां तक जानना जो चाह रहे हैं। हम पढ़ाने की तरीका विधि नहीं पूछ रहे, मतलब तो पढ़ाना मेथड नहीं तो है, विधि ही किस होती है। मेथड से। एक तरह हाँ से जानिए, जब आप पढ़ाते हैं तो उसमें आप ऑलरेडी बहुत प्ले सारी वे विधियों का इस्तेमाल करते हैं। नर्सरी में तो तरीका प्ले वे तो मेथड से पढ़ाएंगे ना नर्सरी में। बताया कि भाई हम गा कर पढ़ाएंगे जैसे बच्चों भी को, मैथ्स कहानी प्ले पढ़ाना, वे हिंदी सुनाएंगे। छोड़ दीजिए चलो, ठीक है, हिंदी हिंदी मान लीजिए, अगर प्ले आप वे खेल कहानी मेथड विधि खेल से, में से या सिखाने का खेल खेल प्रयत्न में करेंगे। सिखाने का हाँ, प्रयत्न ये करेंगे प्लेवे प्ले वे मेथड हो मेथड सकता से। है। बच्चे हाँ, को प्लेवे खेल मेथड खेल में तो एक होगा उसका। उनके बाद और कोई मेथड, एक जैसे वो होता है कविता और हिंदी में कहानी भी एक मेथड हो जाएगा, पोएम हाँ, भी, सस्वर स्टोरी भी। वाचन होता है, सस्वर गायन होता है कि उनके साथ हम भी गा रहे हैं, उनके साथ हम भी पढ़ रहे हैं, ये भी एक मेथड है पढ़ाने का। ईवीएस एक्टिंग को भी कर कैसे सकते हैं, पढ़ाएंगे? आप एक्शन कर सकते हैं। यस मैम। विजयलक्ष्मी मैम, मैं आपसे ईवीएस पूछना को चाहूंगी कि हिंदी साहित्य की रचनाओं को इजीली कैसे याद रखा जा सकता है? हिंदी साहित्य की रचनाओं को आपको अगर याद रखना है, तो पहले उसको एक चार्ट फॉर्म में आप बना लीजिए। जी। मतलब आपके लिए मैं बता रही हूँ।
और उसके हेडिंग को छोटे छोटे अपने अकॉर्डिंग जिस तरह से आप समझ सके, जैसे मैंने साहित्य बताया, ठीक है, तो साहित्य आपने लिखा, फिर आप उसमें आए कि गद्य होता है पद्य होता है, ठीक है, फिर आप गद्य में आई तो गद्य में आपका जो साहित्य रचना, तो प्रबंध काव्य, मुक्त काव्य, चंपू काव्य, इसको लाइन से बनाते जाइए। तो मुझे लगता है कि इतना स्तर तक हम लोग यहाँ तक पढ़े कि जब हेडिंग आ जाएगा तो कुछ न कुछ हम वहां बता ले जाएंगे। मेन प्रॉब्लम हमको मेन पॉइंट पकड़ने में ही दिक्कत होती है। तो वो रचनाएं तो आप पूछ रही ऐसे हैं कि याद रख, मतलब रचनाओं को कैसे याद करें, जैसे निराला की रचना है तो कैसे सारी रचनाएं हम याद करें, आई थिंक उनका क्वेश्चन ये है। देखिए सारी रचनाएं तो मैं बार बार ऐड करना चाहूंगा, बार एक पॉइंट। हम्म आपको कोई रचना याद करनी है, अपने जीवन से, अपने सगे संबंधियों से, अपने परिवार से, अपने दोस्तों से रिलेट कीजिए, उसको तभी याद होगी, रट्टा मार के कभी नहीं याद होगी। जैसे मन्नू भंडारी की रचना है आपका बंटी, उनका उपन्यास भी है, उसका नाटक में भी उसका अनुवाद किया उन्होंने किया है। आपको याद करना है, नहीं याद हो रहा है, आपका बंटी कहाँ गया है, भंडारे में गया है। तो उनकी एक रचना और है, एक कहानी है भी, आप इसको ऐसे याद कीजिए कि भंडारे में लड़ाई हो रही थी तो लोग करें भाई ये कहानी ये भी घटित हो गई, मतलब ये कहानी ये भी हो गई। अपने जीवन से जोड़िए, अपने आसपास लोगों से रिलेट कीजिए, बस की बस सब रचना याद हो जाएंगी। अगर नहीं जोड़ेंगे तो रट्टा मार के फिर वही हम करेंगे। रामदास दिनकर रचना उर्वशी है और 4 अध्याय है, तीसरा भूल गए क्या आगे उनकी बात। सबसे यही पॉइंट होता है, आप याद माला को सर बना कीजिए। लेते हैं, फनीश्वर उसमें नाथ जैसे पांच जैसे रचना राहुल बताओ। वेल है, जैसे राहुल वेल है, रोड़ा कवि की है, हमें याद नहीं हो रही है। हम जब सोते हैं तो कोई बेल बजा दिया, अरे सोने में रोड़ा उत्पन्न कर दिया इसने, तो राहुल वेल रोड़ा कवि की रचना हो गई। मतलब अपने केवल जोड़िए इसको, बस केवल जैसे आप जोड़ सकते सर हैं। हाँ, सर आप फनीश्वर नाथ रेणु का 5 रचना बताइए। विश्वनाथ रेणु की तो मैं 5 नहीं बता सकता, मैं आपको बता देता हूँ। एक तो सतरंगों पंखों वाली उनकी रचना है, ठीक है। और एक चल चौराहे पर, मतलब एग्जैक्ट नहीं याद है मेरे को, चौराहे पर इसी जैसे की मैं बताती हूँ, फणीश्वर नाथ पहला रेणु की आंचल, सबसे जो मैला आंचल है, पहला पढ़िए जल बाबू प्रलय, रोड है, पति कथा है, कली, और उनका है एक और बता रहे हैं जल प्रलय आपको उनकी इन्हीं का कहानी, है ना वैसे? जल प्रलय भी है, ऋणधन जलधन, जी। और कहानियां में उनकी है जैसे रसप्रिया, विदेशिया, और तीसरी कथम बंसिया। उर्फ मारे गए गुलफाम, हाँ, तीसरी कसम, ठीक है। अरे आप अपनी तीसरी इंटरव्यू को कसम बता उर्फ दीजिए, मारे मैं गए बंगिया। गुलफाम। हाँ वही, यही तो पूछा गया था तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम। नहीं नहीं, एक्चुअली ये हमारे ही गांव का है, इसीलिए के। अच्छा अच्छा, वहीं से है। यस सर, यस मैम। यस, अच्छा, मोर ये अलका मेरा एंड इंटरव्यू में क्वेश्चन था, फणीश्वर नाथ रेणु से ही पूछा गया था मुझसे। अच्छा, मेरा क्वेश्चन है कि भक्ति काल के बाद रीति काल के उदय होने के क्या कारण रहे? क्यों भक्ति काल के बाद रीति काल आया? मेन तो इसके मैम कुछ रीति की प्रधानता ही माना जाता है रीति काल का उदय होने का। भक्ति काल में और कोई ऐड कर दे इसमें। भक्ति काल में भक्ति की प्रधानता थी, रीति काल में रीति की प्रधानता है, और रीति का अर्थ होता है पद। ये तो मतलब है, लेकिन जैसे कोई भी आता है एक काल के बाद दूसरा काल, कुछ परिवर्तन हो रहे हैं तो उसके कुछ ना कुछ रीजंस होते हैं, तभी वो परिवर्तन होते हैं। जैसे आदि काल के बाद भक्ति काल आया तो उसके कुछ कारण रहे, लेकिन भक्ति काल के बाद रीति काल आया, इसके क्या कारण रहे, ये मैं जानना चाह रही थी। इससे ज्यादा तो नहीं पता। विजय लक्ष्मी मैम आप बता प्रहलाद जी कुछ आप, हाँ कुछ जोड़ना चाहे क्या? किसी भी काल को अंत होने में या किसी भी नए युग का उदय होने में धीरे धीरे समय लगता है। तो जब भक्ति काल चल रहा था उसके बाद उसी समय से ही हमारे देश में आक्रमण होने लगे थे, कुछ विदेशी ऐसी शक्तियां आने लगी थी जिनके प्रभाव से भक्ति काल में भक्ति भावना में कमी आनी शुरू हो गई और एक विशेष परंपरा ने जन्म लिया, जो कि किसी राजा के प्रति कर गुणगान करना, उनके आश्रय में रहना, ऐसे लोग उत्पन्न हुए। जैसे आप किसी भी कवि को लीजिए, रीतिकालीन के सारे कवि किसी न किसी राजा के आश्रय में रहते थे लगभग। तो उनके आश्रय में रहने के कारण उनके गुणगान करना और क्या कहते हैं कि ज्यादा करके श्रृंगार रस से संबंधित रचनाएं लिखना, क्योंकि राजाओं को क्या, उनको एंजॉय करने के लिए बस वही कवि थे, कविताएं सुनाते थे, उनके बारे में लिखते थे। और इस कारण से एक परंपरा चल पड़ी। उसी परंपरा पे उस युग के सारे कवि लगभग केवल भूषण को छोड़ करके, भूषण बीरस के कवि माने जाते हैं, बाकी सारे कवि उसी पे चल पड़े। तो इसलिए उस युग को रीतिकाल नाम दिया गया। बेसिकली जो समय दिया गया है 1350 से लेकर के 1700 तक ईस्वी तक, ये समय एग्जैक्ट नहीं होता है, ये लगभग का समय होता हाँ है। वो उससे तो पहले भी हो सकता है, उसके बाद का भी हो सकता है, लेकिन इस बीच उसकी अधिकता रही है।
इसलिए प्रधानता उसकी है, जैसा हाँ, प्रधानता रही है उसकी, प्रधानता रही है। किसी भी एक युग को समाप्त होने में समय लगता है, एक का एक कोई काम समाप्त नहीं होता है। तो मेरे हिसाब से शायद इसी मैथ्स वाली तरह मैम, जी यस मैम। मैथ्स वाली मैम सर, सॉरी मैम। मैं ये पूछना चाह रही थी, जैसे अगर आपसे पूछा जाए हाउ डू यू डिफाइन सीक्वेंस, क्या मैम सीक्वेंस को कैसे डिफाइन करोगे आप, अगर पूछा जाए हमसे ये? सीक्वेंस को मैम जैसे पहले हम बच्चों को बताएंगे कि हम प्रेयर में कैसे खड़े होते हैं, आगे बढ़े पीछे, आगे छोटे फिर बड़े वहां से लेंगे। जैसे हम क्लास में बच्चों को बिठाते हैं, आगे छोटे को बिठाते हैं ताकि पीछे वालों को भी बड़ों को पीछे दिखाई दे, छोटे बैठेंगे तो नहीं दिखाई मैम, नहीं देगा। इंटरव्यूअर को डिफाइन करना है हमें सीक्वेंस। उन्होंने पूछा है एग्जैक्ट डेफिनेशन तो मुझे अभी ध्यान नहीं है मैम। जैसे इसमें ये है ना कि मैम ये सबसेट है, कि ये सबसेट होता है नेचुरल नंबर का, मैं उस कंटेक्स्ट में जानना चाह रही थी। सर मैम ये मैम और कोई है क्या मैथ्स का टीचर? नहीं, मैथ के तो नहीं है, जो आपने पूछा उसको मैम हिंदी में क्या कहते हैं, उसके हिंदी में क्या कहते हैं? सर हिंदी में मैंने भी आज तक नहीं पढ़ा है, सॉरी। शायद है सर। अगर हिंदी सीक्वेंस क्रमिक बोल सकते हैं हिंदी में सर, उसे क्रमिक बोल सकते हैं। क्रमबद्धता, मेरी हिंदी यहाँ यहाँ आके बहुत अच्छी हो गई है, फणीश्वरनाथ रेणु, ये 10th क्लास तक पढ़े थे, सारे याद हो गए मुझे धीरे आप- धीरे। नहीं तुम चलिए सर एक ठीक है। केवीएस का क्वेश्चन है, अभी मोबाइल के समय अभी में, इसमें अभी सीक्वेंस के बारे में मैम मैं बताना चाहूंगी। अभी हाँ मोबाइल के जी। समय में जब सब बच्चे और यस मैम बताइए एक बार। क्वेश्चन है मैम सीक्वेंस के बारे में हम, जैसे आप किस सब्जेक्ट से हैं? मैथ से। मैम मैथ से। मैथ से। तो जैसे मैथ में होता है सीक्वेंस, आप अपने चैप्टर वाइज चलोगे कि पहले आप किस चैप्टर को पढ़ाओगे, उसके बाद किस चैप्टर को पढ़ाया जाएगा। जैसे कि जैसे होता है बोर्ड मास हो गया, उसमें पहले ब्रैकेट खुलेंगे, उसके बाद प्लस माइनस डिवाइड होगा, फिर वो जो मल्टीप्लाई होगा, ऐसे प्लस माइनस करके आप ये वाला सीक्वेंस आप उनको एग्जांपल देके बता सकते हैं। मैम एक्चुअली ना सीक्वेंस वहाँ पर्टिकुलर एक टर्म है, मैम डेफिनेशन मैम डेफिनेशन है, उससे डिराइव होते हैं, ये वो था ओके ये ओके सीक्वेंस। हाँ जी मैम। ओके, सॉरी उसके बारे में पता नहीं। हाँ जी उन्हें मैम। मैथ्स वाली मैम आपका नाम क्या है? सॉरी मैं बार बार मैथ्स वाली मैम। मैम बोलती हूँ, सॉरी। क्या मैम? पूजा। रितु मैं आपको इनका नंबर दे दूंगा, आप लोग आपस में अगर हाँ जी सर, प्लीज प्लीज सर, मैंने कल भी कहा था आपसे। अभी मोबाइल के युग में सब बच्चे वगैरह मोबाइल देखते हैं, और कहानियां जो पहले पत्र पत्रिकाएं आती थी, चंपक बालहंस जैसे, उनका पढ़ना बंद हो गया है लगभग। तो आज के समय में बस बच्चों बाल साहित्य क्या कम को बढ़ाने के लिए क्या 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 कर सकते हैं बच्चों को इसके अंदर रुचि बढ़ाने के लिए? बाल साहित्य में रुचि बढ़ाने के लिए सबसे हाँ। पहले बच्चों को मोबाइल से दूरी बढ़ानी पड़ेगी, और उनको जैसे कहानियां या कॉमिक्स वगैरह ला के दीजिए कि वो धीरे धीरे फिर पढ़ना शुरू करे। जैसे हम लोग भी नन्हे सम्राट, चंपक वगैरह बहुत पढ़ा है हम लोगों ने अपने समय में। लेकिन अब मोबाइल में नन्हे सम्राट की तो कोई प्रति, हाँ मोबाइल से नहीं, दूरी बनानी पड़ेगी उनको। जैसे उनका इंटरनेट, कैसे सर ने कल बोला था कि इंटरनेट काट दीजिए, डाटा काट दीजिए, या कुछ देर के लिए कि बेटा इसको पढ़ोगे तभी मोबाइल देंगे, कि पहले ये बुक हम दे रहे हैं, ये कहानी पढ़ के हमको सुना देना, उसके बाद आपको मोबाइल मिलेगा। तो शायद बच्चा मोबाइल के लालच में वो कहानी भी पढ़ ले, और वो धीरे नहीं, धीरे इसके लिए पढ़ने का आदी हो जाएगा। ये भी कर सकते हैं, जैसे हम खाली बैठे हैं तो बच्चों से कहे आओ बच्चों आज हम लोग ये आज हमने बुक लाई है आपके लिए, और इस बुक से आज हम कुछ कहानियां सुनेंगे, आप भी सुनिए और मैं भी इसमें मैं ऐड करना चाहूंगा। देखिए, जो आप करेंगे बच्चे वही करेंगे। हो सकता है उनकी आदतें कुछ अलग हों आपसे, वो बच्चे हैं, अबोध हैं। अगर आप खुद मोबाइल लेके घर में बैठोगे, टीवी देखोगे, कंप्यूटर चलाओगे, तो बच्चे भी वही करेंगे। उसके लिए ये है कि आप खुद किताब लेके बैठो, देखो बेटा मैं ये पढ़ रहा आपको हूँ। इन्वॉल्व होना पड़ेगा। हाँ, आपको खुद उसके लिए पढ़ना पड़ेगा। अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो बच्चे फिर नहीं पढ़ेंगे, आप मोबाइल देखेंगे तो बच्चे भी वही काम करेंगे। ये सत्य है ये। आप खुद ही जब खाली समय हो तो बच्चों को लेके बैठिए और बोलिए। अगर बिल्कुल। स्कूल टाइम है तो कभी आप समय भी दे सकते हैं कि हफ्ते में 1 दिन या 10 मिनट बच्चों हम एक नई कहानी पढ़ेंगे। आप वो ले जाइए बुक, वहां बच्चों को दिखाइए कि ये चंपक है। जैसे बहुत छोटे बच्चे चंपक पढ़ते हैं, छोटे बच्चों के लिए चंपक आती है, तो चंपक है, इसको हम पढ़ेंगे। और हम अब सैटरडे या किसी दिन आप रख सकते हैं कि 10 मिनट 5 मिनट एक कहानी पढ़ेंगे, जिसे आप एक्शन के साथ भी पढ़ा सकते हैं। तो बस बच्चे भी घर पे भी कहेंगे कि हाँ मम्मी मुझे चंपक लेना है, पढ़ना है, और उससे बच्चे इंटरेस्ट भी उनका बढ़ेगा। या घर के लिए भी आप कह सकते हैं कि आप खरीदिए, पेरेंट्स से बोल सकते हैं। ये लक्ष्मी मैम से एक पर्सन है मेरा।
एक उदाहरण है मैम, ये बताना कौन से उसका है कारक का। ठीक है, बच्चा सांप को देखकर डर गया। सांप को देखकर डर गया। तो यहाँ